देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश करा जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी शिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। चुनाव से पहले आप जन विश्वास यात्रा पर थे, चुनाव आपने कल समीक्षा बैठक की है, क्या फिर जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएंगे? हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में ही रहेंगे। ये हमारा है किस तरीके से ये सीरियस है। जिस हिसाब से जो जानकारी आ रही है, जो बुकिंग किया गया, जो इसमें मेन एक्यूज है उनको रहने का जगह या जो ऐसे विद्यार्थियों को ला करके रहने का जगह, तो कहीं न कहीं जो खबर आ रही है वो इन्वॉल्वमेंट है। और निश्चित रूप से पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन में इन चीज़ों को देख रही है। कहीं न कहीं NHI के गेस्ट हाउस में हुआ है, जो लोग किए हैं, ये तो दिखना ही चाहिए कि कौन लोग बुकिंग करा के ये काम करा रहा था। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है फेलियर है पेपर लीक में, इस तरह के उनके पीए का नाम इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, सब बेबुनियाद है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, जब रिकॉर्ड पे है, सारा रिकॉर्ड है, जो बुकिंग कैसे हुआ उस गेस्ट हाउस में, तो वो बेबुनियाद कैसे है, तो रिकॉर्ड की बात है कि रिकॉर्ड में है कि कैसे हुआ, कौन लोग वहाँ रुके, किसने उनको रुकने का इंतजाम कराया, ये सब तो, और इन्वेस्टिगेशन में ये सारा डिटेल आ भी जाएगा। आज जहाँ तक नीट की परीक्षा की बात है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो जांच कर रही है, ये देख रही है, और उसमें जो सही होगा छात्र के इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी चल रहा है तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। एक बार सही बात आ जाए सामने तब इस पर हम लोग ज़्यादा बात रख सकते हैं। इसमें नया सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट को लेकर, सर जेडीयू का क्या स्टैंड, क्या तैयारी रहेगी आप लोग के तरफ? नहीं, हम लोग का नया सेशन शुरू हो रहा है और सरकार बनी है, पहला सेशन शुरू होने वाला है और इतने बड़े मैंडेट से मिली है। बिहार की जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है हम लोगों को, और जो विपक्ष में जो बिहार में लोग थे उनको बुरी तरह नकार दिया है। तो एक तो 2025 का भी संकेत दे दिया बिहार के जनता ने जो बिहार में क्या होगा,
और जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है, हम लोग की जवाबदेही अगले 5 साल में बिहार के इंटरेस्ट में, बिहार के लिए जो काम है वो केंद्र में हम लोग परस्यू करके उस काम को कराएंगे। 25 की तैयारी की बात कर रहे सर, चेहरा नीतीश कुमार होंगे? बिल्कुल, उसमें कहा कोई दिक्कत नहीं। हमारे संबंधों की नींव है। हमने स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को और बढ़ाने का निर्णय किया है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। सोनार बांग्ला को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम आ रहा है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उनके भी। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी ने तो खुली चुनौती दी है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास न करें। पूरा सरकार के सिस्टम में जो लीक है पहले उसका जवाब दें। ये नीट एग्जाम को पहले नीट क्लीन करें ना, तो केंद्र की बैठी सरकार, हरियाणा में सरकार किसकी है, गुजरात में सरकार किसकी है, बिहार में सरकार, जहां जहां सरकार बीजेपी है वहीं ये परीक्षा प्रश्न पत्र पेपर लीक क्यों हो रहा है, ये गंभीर सवाल है। और असली मुजरिम को बचाने का प्रयास ना करें। केंद्र में बैठी सरकार में बैठे लोग तेजस्वी यादव जी का नाम, उनके पीएस का नाम लेकर के आप बच नहीं सकते हैं गुनाहों से। ये लाखों लाख छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है सरकार में बैठे लोगों ने। कल तो तस्वीर भी दिखाई गई कि किनके साथ आरोपियों की तस्वीर है, तो उस पर क्यों चुप है बीजेपी के लोग, सरकार में बैठे लोग? इसका जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से चुनौती दी है कि क्यों ये सिस्टम में जो खामियां हैं, इसमें कौन ऐसे लोग हैं, बड़ी मछलियों को सरकार में बैठे लोगों को किसको सत्ता का संरक्षण है, पहले इसका जवाब दें। बाबा, आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़ा एक पुल आज फिर से सिवान में गिर जाता है। एक हफ्ते के अंदर 2 पुल बिहार में गिरते हैं। देखिए, अब ये सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब भ्रष्टाचार, ये पुल गिरना, अररिया में अभी पुल गिरा था, सिवान में पुल गिरा है। अब सरकार गिरेगी तभी पुल गिरना बंद होगा। अब ये सरकार को ही जानी है और बिहार की सरकार को गिरनी है।
क्लैरिफिकेशन क्या होना चाहिए? बच्चों के जो कंसर्न है वो हम पूरी तरह से रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। धांधली ऐसा कुछ हुई नहीं है। बच्चों को कुछ सवालात जो गलत थे वो गलत सवालात का रिड्रेसल भी किया गया है, और वो कैसे कैसे रिड्रेसल हुआ है वो भी सीईटी के वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है। और जो नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल है वो जो जेईई एग्जाम है वो भी अलग अलग सेशन में अलग अलग बच्चों के साथ होता है, तो वही पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी हुआ है। और जो परसेंटाइल कैलकुलेशंस की मेथड जेईई यूज करता है वही परसेंटाइल कैलकुलेशन का मेथड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सीईटी ने भी करा है, तो उसमें कोई धांधली नहीं है। ये हो सकता है अलग अलग सेशन के जो बच्चों का है वो मार्क्स जो है वो मार्क्स में परसेंटाइल कैलकुलेशन के बाद जो है वो सही मार्क्स है। ये जो प्रोसेस आपने बताया, तो इसमें जो पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? 54 मिस्टेक्स जो हैं वो बताए गए हैं एक लीडर द्वारा, क्या वो पहले ही एड्रेस कर ली गई थी एजुकेशन सिस्टम द्वारा? 54 मिस्टेक्स पहले ही बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट एड्रेस की गई थी। उसमें क्या क्या मतलब खामियां रह गई थी, वो खामियों का कोई असर बच्चों के मार्क्स पर नहीं पड़ा है। अभी पेरेंट्स के कंसर्न क्या है? पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं? स्टूडेंट के कंसर्न और आप उनको किस तरह से एड्रेस करें? नहीं, बच्चे और पेरेंट्स का जो है वो दे आर ट्राइंग टू कंपेयर देयर मार्क्स विद अदर वो परसेंटाइल वो हिसाब से मतलब अपना वो सेशन में कैसे कैसे उसका एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से है। तो उसमें जब हमारे पास आके हम उसको परसेंटाइल कैलकुलेशन का जब मेथड पूरी तरह से समझाते हैं तो उनका कंसर्न खत्म हो रहा है। दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ सिटीजन। और जो प्रोसेस सर एग्जाम लेने का किया गया है उसमें क्या क्या चेंजेस अब सरकार कर रही है, किस तरह से एडवांस और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा हो रहा है, थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं, एडवांसमेंट तो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, एनईपी इम्प्लीमेंटेशन में हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अग्रेसर है, और पूरे देश में हम जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे देश में हम अग्रेसर इस तरीके से है कि हमने पिछले सत्र में मतलब शैक्षणिक वर्ष 23-24 में पूरे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में एनईपी इम्प्लीमेंट किया है, और इस मतलब 24-25 का जो सत्र है शैक्षणिक सत्र उसमें पूरा एफिलिएटिंग कॉलेजेस में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन की जो दिशा है वो हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल और हमारे माननीय प्रधान सचिव रस्तोगी सर के मार्गदर्शन में हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और प्रोफेशनल एजुकेशन में पहली दफ़ा मतलब AICTE के तहत में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक आती है वो फर्स्ट टाइम इन हमारे महाराष्ट्र में लास्ट ईयर से ही ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एफिलिएटिंग पॉलिटेक्निक्स में भी पूरी तरह से एनईपी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जी बिल्कुल, आज हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर प्री बजट मीटिंग ली है, सुझाव लिए हैं, और उसमें राजस्थान की तरफ से मुझे भी मौका मिला है कि राजस्थान की जो हमारी डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उनको यहाँ रखा जाए। और बिल्कुल मैंने आज अपनी जो जितनी भी राजस्थान की बड़ी बड़ी मांगे हैं उनको यहाँ पर रखा। मैम, जीएसटी काउंसिल की भी मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या एजेंडा आपका रहेगा? नहीं, एजेंडा तो अभी मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा, लेकिन देखिए अभी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है राजस्थान में, लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत है, और पूरा प्रयास रहेगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में हम मिलकर एक ऐसा काम करें जो मुझे लगता है कि राजस्थान के लोगों की अपेक्षाओं पे भी खरे उतरे, और जो कि इतने वर्षों से 5 वर्षों से जो जिस तरह से विकास से दूर रखा गया है, विकास के कोई काम नहीं हुए राजस्थान में, वो सारे काम हम लोग करवाएं भी, और दोबारा से एक अच्छी सरकार बने जो विकास भी करे, लोगों के लिए जो भी लोगों के जो मांगे हैं, लोगों के काम हैं, उस पर भी हम लोग पूरी तरह से ध्यान दें। तो वही हमारा फोकस रहा। राजस्थान की जनता के लिए मैम किस तरह का बजट आप चाहती हैं और किस तरह का चाहती हैं? बहुत अच्छा बजट आएगा, हमारा बजट भी आने वाला है। म्यूनिसिपैलिटी का दूसरा सरकारी समस्या से प्रॉब्लम है, उस सब म्यूनिसिपैलिटी को बुलाया गया, जिसका प्रॉब्लम नहीं है उसे नहीं बुलाया गया है। जैसा किसी का प्रॉब्लम है जो दूसरा डिपार्टमेंट का जगह नहीं मिल रहा उसको पंपिंग स्टेशन करने के लिए, उसे बुलाया गया। जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन, कोई म्यूनिसिपैलिटी का है जो उनका जो ड्रेनेज है वो इरिगेशन का जो नाला है वो साफ नहीं हो रहा बोल के वो ड्रेनेज का पंपिंग स्टेशन का पानी नहीं जा रहा, उसे बुलाया गया। जिसके समस्या है उसे बुलाया गया, जिसके समस्या नहीं है उसे नहीं बुलाया गया है। क्या ऐसा मान सकते हैं
अब जो भी एक हमारे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ये बुलाई है, क्या समस्या है, क्या करना है, एक ये अच्छा है, हम उसमें हैं, हम जवाब देंगे उनको उनका हर प्रश्न का। आज टॉक टू मेयर हुआ, उसमें ज्यादातर कॉल्स में आया गया कि शुद्ध पीने का पानी जो है, शुद्ध पीने का पानी टालीगंज, यादवपुर और ढाकुरिया के एक जगह तक हमारा नहीं दे पाए अभी तक। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमें एक धापा में हमारा एक्स्ट्रा 20 मिलियन गैलन जय हिंद में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम एक तो गोड़िया ढलाई ब्रिज के पास एक 10 मिलियन गैलन का कर रहे हैं। ये पहले ये सब जगह में हमारा अंडरग्राउंड डीप ट्यूबवेल है अभी तक। वो जगह आस्ते आस्ते हम लोग जैसे पानी उत्पादन बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे इस सब जगह में हम लोग पानी का सरबराह करेंगे। तो ये एक मैजिक तो ही नहीं हो सकता, कुछ समय लगेगा। ये बहुत सारे 700 करोड़ रुपया का प्रबंध करना पड़ा हमको, तो ये करके हम लोग को एक अभी प्लानिंग लिया हुआ है, और मेरा आशा है जो 2 साल के अंदर में ये जो समस्या है इससे समाधान हो जाएगा। 2026 उस समय तक आप पूरे कोलकाता को पानी मिलेगा? पूरा कोलकाता को पानी मिल रहा है। वो सिर्फ वो जगह जहाँ पर डीप ट्यूबवेल है वहाँ पर हमारे शुद्ध पानी जितना हो सके हम लोग करेंगे। In the area of space, the two sides exchanged today the MOU on space technology, which seeks to establish collaboration between the two sides for a launch of a jointly developed small satellite for Bangladesh on India's launch vehicle. Defence cooperation also figured between the two leaders, and they underscored the need and keenness to augment bilateral defence cooperation, and to this end support plans for both modernization of Bangladesh Armed Forces and defence industrial cooperation between the two countries. Connectivity continues to remain one of the central pillars of India-Bangladesh partnership. We believe that connectivity can transform geographical proximity into new economic opportunities, not just between India and Bangladesh, but also for the entire region. In this respect, we are starting a new passenger train service between Rajshahi and Kolkata, while trial run for a goods train on Bangladesh Railway from a place called Gede Darshana to Haldibari Chilahati cross-border interchange point is planned for next month sometime. This will also help sub-regional connectivity with Bhutan. We will also be starting another bus service which will be between Kolkata and Chittagong. Indian assistance is also being announced for developing the Inland Container Depot ICD in Sirajganj. One of the key domains and subdomains of connectivity remains network linkages between the two countries in the field of power. The first sub-regional power trade, as you all know, has been agreed with the decision to export 40 megawatts of power from Nepal to Bangladesh through the Indian grid. There has also been agreement, as you will find in the documents that would be made public, to expedite construction of the 765 kilowatt high capacity interconnection between Bihar and Assam via Bangladesh with suitable Indian financial assistance. That this whole scam and paper leaks are happening? It's a complete failure of the government of India, because with so much technology, I can't seem to understand why there are so many glitches every time there's a competitive exam. Children and parents work very, very hard to cross this big path and this milestone of their life, and if children are going to get cheated like this, it's very, very unfortunate, and the government has failed us. Implementing the law at midnight, how do you think that? No, but we need the results. We just don't need implementation. Because every time they promise something, something else comes up. So how do you be rest assured that this will be fair and a just exam? And what emotional cost of the children and the parents? Are you preparing to take up this in the parliament? Of course we are going to take care of it. Of course we are going to raise this issue in parliament. So you think the government is back foot on this particular issue? Why back foot? The government is on back foot on many. It's unfortunate, I have to say this, completely incompetitive policies. So it's very, very sad that whether it's farmers, whether it's students, whether it's women, price rise, corruption, what is happening in this country? आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है।
इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। নিজৰ বস্তুৰ ওপৰত নিজে নজৰ ৰাখিব আৰু পকেট মাৰৰ পৰা সাৱধান থাকিব। সকলো ভক্তবৃন্দৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বেগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পকেট মাৰৰ পৰা সাৱধান থাকিব। সকলো ভক্তবৃন্দৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জোতা পেডেল ব্ৰেকসমূহ বনদুৰ্গা মন্দিৰৰ ওচৰত তিনি কেম্প বনোৱা হৈছে। তাত জোতা পেডেল ব্ৰেকসমূহ ৰাখি মাৰ মন্দিৰলৈকে আমি গলিতে প্ৰৱেশ কৰক। আমি ভক্তবৃন্দকে অনুৰোধ দেখি আৰু আপনারা জোতা চাপল ধৰি বনদুৰ্গা মন্দিৰ के पास तीन कैंप बनाने गया है। वहाँ पे जूता चप्पल ब्रेक उठा के मायका मंदिर में खाली पैरों से प्रवेश करो। आप किधर निकलेगा?